बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, कल पोजीशन होल्डर्स जो मैट्रिक में हैं उनका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया और सबसे बड़ी खबर ये, डीपीएस ने अपना रिकॉर्ड जो है वो कायम किया और पहली तीनों पोजीशंस जो हैं वो डीपीएस ने ली और लड़के इस दफ़ा बाजी मार गए हैं। हमेशा ये देखने में आता है कि लड़कियाँ जो हैं वो टॉपर्स होती हैं, लेकिन इस दफ़ा तीनों बड़ी पोजीशन, पहली, दूसरी और तीसरी, लड़कों ने मैदान मार लिया है। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको मौसम की सूरत हाल भी बताएंगे। और देखते हैं, आज बाहर ऐसा लग रहा था कि गर्मी है, धूप निकली हुई है और गर्मी की शिद्दत का एहसास हो रहा था। तो पिछले दिनों मानसून की वजह से मौसम की शिद्दत जो है वो कम हुई थी और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही थी। आज जो है वो गर्मी बरकरार रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत सुबह 6 बजे के करीब रिकॉर्ड किया गया 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 36 और 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, मौसम की सूरत हाल के बाद आपको टुडेज़ इवेंट्स बताते हैं हम। हमारे पास इवेंट है आज, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्री सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। PNY ट्रेनिंग्स F8 फर्स्ट फ्लोर कैप्री सेंटर नियर फिरदौस मार्केट गुलबर्ग। और इस सेमिनार में आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी जो प्रोफेशनल अंदाज में कराई जाती है। क्रिएटिविटी और डिज़ाइन टूल्स जो हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इट्स अ फ्री सेमिनार और ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर जाएं और जाकर ये सेमिनार अटेंड करें। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी, LWMC मुर्दा मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी जारी कर दी गई, अमला मुलविस पाया गया है, DCO ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। दूसरी टॉप स्टोरी, खतरे के बायस बनने वाले LPG दुकानों को 15 रोज में बंद कराने का हुक्म। 4 तालीमी बोर्ड्स में कंट्रोलर और सेक्रेटरी बोर्ड्स की खाली सीटों पर तैनातियां। और जाली अद्वियात के खिलाफ सूबाई टास्क फोर्स बन गई, इमरान नज़ीर सरबराह मुकर्रर। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी और इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। भाई साहब, लीड स्टोरी पर जाने से पहले मैट्रिक का रिजल्ट और पोजीशन होल्डर्स का जो अनाउंस किया गया, डीपीएस ने पोजीशन मार ली और लड़के इस दफ़ा कामयाब रहे, तीनों पोजीशंस जो हैं वो उनके नाम रहे। बिल्कुल, ये एक तो जी ज़ाहिर है इस तालीमी अदारे के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि डीपीएस जो है वो उसके तीनों फर्स्ट पोजीशंस एक ही स्कूल को गई हैं। लास्ट ईयर भी जो डीपीएस का रिज़ल्ट था, उससे पिछले साल भी, तो ये ग्रेजुअली जो है वो गुज़श्ता अरसे के दौरान जो है वो डीपीएस में एक सिग्निफिकेंट चेंज इस हवाले से आया कि उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतर होता जा रहा है। रिज़ल्ट उनका पहले भी बेहतर था, अब उन्होंने पोजीशंस जो है ना वो रिटेन करना शुरू कर दी हैं हर मरतबा। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। बाकी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी इसको जो है वो इस कामयाबी को देखें। और मैं यहाँ ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि अगर आप डीपीएस का सिस्टम देखें ये डिवीज़नल पब्लिक स्कूल जो है ये कमिश्नर लाहौर की ज़ेरे इंतज़ाम जो है वो चलाया जाता है। एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसको चलाता है। ये किस्म की आप यूँ कह लें कि सेमी जो एक जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि किसी हद तक इसको आप कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट भी है, एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन भी है और उसके साथ साथ उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। लेकिन डीपीएस का जो मॉडल है ये बिल्कुल इस स्कूल का उसी तर्ज का है जिस तरह के शहर के जितने भी तमाम बाकी बड़े बड़े नाम हैं, जो प्राइवेट आपका जो स्कूल्स हैं, जो सेटअप है, सेम सिलेबस सेम है, उसी तरह उसी पैटर्न पे है, कैंपस पर्पस बिल्ट है, ये सारी चीज़ें। अब आ जाएं अब सरकारी स्कूलों की तरफ। हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सब में भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ है। लेकिन वो क्यों, ये तो डीपीएस ने तो पोजीशंस ले ली, बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे कि ये स्कूल जो है वो इतनी रवायत को आइंदा भी बरकरार रखे और हमेशा जो है वो लीड करे। जी।
ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے, بڑا نام ہے. باقی سرکاری ادارے جو ہیں, اسکول جو ہیں, ان کو بھی اس پیٹرن پہ, وہ کیوں نہیں اس پیٹرن پہ جاتے؟ اب وہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ ڈی پی ایس میں دیکھیں تو وہ جو اس کی مینجمنٹ ہے اور جو اس کے اوپر بیٹھے ہیں, لائک جس طرح کمشنر کے ہیڈڈ بائی کمشنر یہ سارا چل رہا ہے سسٹم, تو وہ بڑے پروفیشنلی چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں باقی سرکاری اسکول کبھی سینٹرل ماڈل کی پوزیشنز ہوتی تھیں, مسلم ماڈل کی پوزیشنز ہوتی تھیں, اس کے بعد بہت سارے اور جو ہے وہ اسکولز ہیں شہر میں, ان کی پوزیشنز ہوتی تھیں. آج کیوں نہیں ہے؟ آج اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ٹیچرز کو آپ نے کلرک بنایا ہوا ہے, آپ اس کو جو ہے وہ سیدھا ہی نہیں ہونے دیتے. وہاں پہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ نافذ ہیں, اور وہاں پہ ٹیچر کے اوپر سٹریس اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ اس کو اس کا کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. ادروائز یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیچر جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں وہاں پہ بھی, اور ان کو بھی سب پتہ ہے کہ کس طرح ٹیچ کرنا ہے, کس طرح جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو گروم کرنا ہے. اور سینٹرل ماڈل کا ایک نام ہے, ایک مسلم ماڈل اسکول کا ایک نام ہے, اور لوگ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کسی زمانے میں اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. کسی زمانے میں سیمل آپ کو سینٹرل ماڈل میں ایڈمیشن مل جانا بہت بڑی بات ہوتی تھی. بالکل. بعد میں جو ہے وہ اسکول سے پڑھنا, اور جو اسکول سے پڑھتے ہیں وہ بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہم سینٹرل ماڈل اسکول, اور آج بھی بتاتے ہیں. بالکل. تو کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن کا ہمارا جو سسٹم ہے, جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے, جن بابوؤں کے ہاتھ میں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے, کیونکہ پروفیشنلز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے بابو بٹھائے ہوئے ہیں. صحیح, لیکن صاحب چلیں بچوں کی خوشی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے, اور انہوں نے ایک عجیب کر دیا. لیکن دوسرا ڈیفینیٹلی ان بچوں کے والدین, ان کی فیملی, ان کے اہل خانہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, اور یہ بچے جو ہیں وہ باقی بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا میں نام ضرور ان بچوں کے لینا چاہوں گی جنہوں نے اتنے مارکس لیے ہیں. رانا عمر فرمان ہے جنہوں نے پہلی پوزیشن لی ہے اور 1087 نمبر. دوسری محمد شایان وحید ہیں جنہوں نے 1086 نمبر لیے ہیں. تیسری پوزیشن سید مومن علی اور حسنین مشتاق, ٹائی ہوا ہے دونوں میں, 1085 نمبر لیے. سائنس گروپ میں سیمل سلیم ہے جی, میرے نام کی جو ایک لڑکی ہے کیوٹ سی پیاری سی, اس نے 1083 نمبر لے کر پہلی پوزیشن. رمیشہ طاہر 1082 لے کر دوسری پوزیشن, اور 1079 نمبر لے کر سجل طارق نے تیسری پوزیشن حاصل کیا. عرفان ملک, نمبرز کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو ایک ایک دو نمبر سے یہ پوزیشنز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, اور اس دفعہ تو مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور حیرانگی بھی ہو رہی ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ ٹاپ پر رہے ہیں. سائنس گروپ میں بے شک تینوں لڑکیاں ہیں, لیکن جو زیادہ نمبر لے کر ٹاپ پہ رہے اوور آل وہ لڑکے. سیمل بالکل یہ بہت ایک چینج ہے ایک ہمارے معاشرے میں. نہیں تو یہی سوچا جاتا تھا کہ لڑکیاں جو ہے ہمیشہ ٹاپ کرتی ہیں اور جو لڑکے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا تبدیلی آ رہی ہے, اور اس کی تبدیلی کی وجہ میرے خیال میں یہ ڈی پی ایس جو ہے یہ کیوں لے کے جا رہا ہے لیڈ. ہمیشہ 2 سال سے یہ کنٹینیوسلی اس طرح ہو رہا ہے کہ پہلی تین پوزیشنیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ پچھلا بھی ان کا ریکارڈ دیکھیں تو اس میں بھی ان میں بہتری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی پی ایس وہ اسکول ہے جہاں پہ اپنے ٹیچرز کے اوپر کافی چیک اینڈ بیلنس ہے. ٹیچر جو ہیں وہ پراپر وہاں پہ اگر آ کے نہیں بچے کو پڑھا رہے تو ان کے والدین وہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں اسکول میں کمپلین کر سکتے ہیں, جس پہ چیک اینڈ بیلنس بہت, وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹیچرز کے اوپر پروفیشنل چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ. آپ باقی اسکول دیکھیں نا, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ٹیچرز آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, کیوں نہیں ہے, اس کے ساتھ جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے میرے خیال میں. ظاہر چوہی صاحب, اس میں آپ دیکھیں شہر کے اندر کتنی آپ نے پرائیویٹ جو ہے وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہیں ٹیوشن سینٹر جہاں پہ بچوں کو پڑھایا, اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں جہاں پر بچے سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو شاید وہ پاس, اور آپ کو ڈی پی ایس کے بچے زیادہ نظر نہیں آئیں گے. ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اور میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کی خبر ڈسکس کر رہے تھے, لیکن آگے بڑھتے ہیں اور لیڈ سٹوری کی طرف چلتے ہیں. LWMC میں زاہد صاحب مردہ ملازمین کی تنخواہیں بھی جاری کر دی گئی ہیں. کیا عملہ سویا ہوا ہے یا عملہ ملوث ہے اور خود اپنی جیب میں یہ پیسے ڈالنے کے چکر میں جو ہے وہ کاغذات میں ان ملازمین کی تنخواہیں بھی جاری کر دیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, یہ میرے خیال میں ایک تو ڈی سی او صاحب نے اس کی انکوائری شروع کر دی ہے, اور یہ میرے خیال میں اس کو بڑی ڈیٹیل میں پروو کیا جانا چاہیے اس اسکیم کو, کیونکہ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ہمارے یہاں گوشت ملازمین کا بہت چرچا رہا ہے ہمیشہ ہی,
ख़ास तौर पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसकी तो तारीख़ इसने तो एक रकम की है ना इस मामले में, कि जब से ये डिपार्टमेंट बना है, जब ये XMCL का हिस्सा था, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हिस्सा बना, उसके बाद तो ये कंटिन्यूसली एक सिलसिला चलता रहा है कि घोष मुलाजमीन इसमें से हमेशा निकाले गए, घरों में बैठे हुए मुलाजमीन तनख्वाहें लेते रहे हैं और अमला सफाई में भर्ती हो गए, उसके बाद वो काम कहाँ पे कर रहे हैं नोबडी नोज़, बस उनकी सैलरी जा रही है। तो ये अब ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनने के बाद भी इस अदारे की जो रविश है वो तब्दील नहीं हुई, और अब भी ये इस तरह जो मुलाजमीन हैं जो डेफिनेटली जिनकी डेथ हो चुकी है, उसके बावजूद उनकी सैलरी नहीं रोकी गई। तो मेरे ख्याल में तो इसको मुतलका जो अफराद हैं, जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है इसका, जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं, उनको डेफिनेटली इस पर पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि एक शख्स जो है वो फौत हो गया और उसके बावजूद आप उसकी तनख्वाह जारी कर रहे हैं, और अगर वो मुलाजम आपका नहीं रहा, उसके वो दुनिया से रुखसत हो गया, तो क्या कोई मैकेनिज़्म लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास मौजूद ही नहीं है कि वो उसको चेक कर सके कि ये बंदा जो है वो हमारा है नहीं अब। तो अगर वो एक बंदा फौत हो गया, वो ड्यूटी नहीं कर रहा, डेफिनेटली तो फिर वसूल कौन कर रहा है? वसूल कौन कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये पूरा मैकेनिज्म सर इसमें इन्वॉल्व होता है। पहले भी जब भी जो है वो ये सिलसिला पकड़ा गया तो पता चला कि एक पूरी चेन है जो इसमें करप्शन में इन्वॉल्व है। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो एंड पे जारी करता है ना तनख्वाह, अकाउंट्स वाले तनख्वाह बनाते हैं, वो सारा ये प्रोसेस, उससे पहले किसी ने हाजिरी भी तो लगाई होगी ना, कोई बतौर सुपरवाइजर उसको चेक भी कर रहा हो। बिल्कुल सही। तो फिर क्लियरली जो है वो अमला इसमें मुलव्वस तो पाया गया। नहीं, बिल्कुल तो सही। इरफान, इस खबर पर आप क्या कहना चाह रहे थे कि अमला मुलव्वस, DCO ने इंक्वायरी का हुक्म तो दे दिया, लेकिन वसूल कौन कर रहा था? जैसा कि जाहिर साहब ने कहा, अटेंडेंस कौन लगा रहा था, कौन इसकी सुपरविजन कर रहा था, और ये फिर सैलरी किसके खाते में गई? सिविल बिल्कुल यहाँ पे अटेंडेंस की अगर बात की जाए तो इस वक्त पंजाब के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे बायोमेट्रिक के थ्रू जो हाज़िरी लग रही है। यहाँ पे भी बायोमेट्रिक के थ्रू हाज़िरी लगती थी, लेकिन बात ये है कि आप जब तक इन तमाम जो चीज़ों का चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, जैसे हमने DPS की बात की, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस था जिसकी वजह से रिज़ल्ट बेहतर है। जब तक आप अपने महकमों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, उनको चेक नहीं करेंगे कि वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या वो ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तब तक ये सारी सूरत हाल चलती रहेगी। अब यहाँ पे भी अटेंडेंस लगती रही कि कौन लगाता रहा, उनकी अटेंडेंस डेफिनेटली बायोमेट्रिक के ज़रिए अगर लगती, यहाँ पे हाज़िरी शुरू हो चुकी है LWMC में, तो उसके बाद उनकी यहाँ पर सैलरी बनाने से पहले मेरा नहीं ख्याल, अगर अमला मुलव्वस है तो फिर वो अटेंडेंस चेक करेगा कि हाज़िरी है या नहीं, क्योंकि उनको तो पता है सीमल इसमें मुलव्वस होने से ज़्यादा ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, इन सब बातों का पता होता है, लेकिन उसमें यही वजह ना कि आपने किसी ने चेक एंड बैलेंस नहीं रखना, जो अफसरान हैं उनको फोटो सेशन के अलावा फुर्सत नहीं है और किसी काम पे, तो इस तरह के मामला तो होते रहेंगे। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, जैसे जाहिद चौधरी साहब ने भी बताया कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। इस तरह के मामला अक्सर ये LWMC, ज़िले इंतज़ामिया और इसमें इनके दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे इस तरह के सिलसिले चलते रहते हैं। कभी जाली भर्तियाँ हो जाती हैं, कभी जो मुलाजमीन वहाँ पे होते ही नहीं हैं। अब आप इनके जो इनके ज़िले इंतज़ामिया में जो रज़ाकार हैं, उनको अगर आप देख लें तो 500 से ज़ायद जो रज़ाकार हैं वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को दिए गए हैं, ट्रैफिक को। इसके अलावा इनके पास कितने रज़ाकार की सैलरी है वो 15 से 20 हज़ार रुपये के करीब चली जाती है। और इस तरह पता नहीं कितने मुलाजमीन जो हैं अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी ज़ात को खुश करने के लिए भर्ती किए हुए हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सूरत हाल तो इस तरह पूरे महकमे में इसका काम है कि तमाम जो इनको स्क्रूटनाइज किया जाए, और स्क्रूटनाइज करने के साथ साथ जो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए जो अफसरान हैं, इवन डिपार्टमेंट वो अगर अपना काम करें तो बिल्कुल भी करनी होगी और विजिलेंट होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर, खतरे का बायस बनने वाली LPG दुकानों को 15 रोज में बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। ये अहकामात कितनी दफ़ा जारी हुए और कितनी दफ़ा ये दुकानें बंद हुई हैं, लेकिन हमेशा एक इजलास होता है जिसमें ये फैसला हो जाता है। ये जब से LPG मुतारफ हुई है पब्लिक यूज़ के लिए जी, तब से मोर और लेस ये 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर गया। तो हमें देखते हुए, यानी 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा देखते हुए गुजरा है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, XMCL, तमाम मुतलका अदारे, इनकी तरफ से ये ऐलान होता है कि जी हम ये बंद कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे जी। और इस शहर में बदकिस्मती है ये हमारी कि इतने बड़े बड़े हादसात जो हैं वो रूनुमा हुए। इलामा इकबाल टाउन में सब्ज़ी मंडी में ब्लास्ट हुए, उसकी वजह जो है वो ये LPG सिलेंडर बने
کہ وہاں پہ سلنڈرز پڑے تھے, رکھے گئے تھے, اسٹوریج تھی, ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں, انہی میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا اور وہ سلنڈر بلاسٹ جو ہیں وہ میں جو ہے نا وہ اس میں 2006 میں 5 میں جو ہے یہ بلاسٹ ہوئے تھے. تو اس میں قیمتی جانیں گئیں, املاک کو نقصان پہنچا, پوری بلڈنگ جو ہے وہ بلڈوز ہو گئی. اس کے بعد کہا جی کہ اب آج کے بعد جو ہے نا وہ انلیگل ہم یہ بند کر دیں گے اور رجسٹریشن ہوگی. نہیں جی, اس وقت سے تو باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ وہ تب سے جو ہے نا وہ ایک سلسلہ چلا ہوا. آئے روز گیس ری فلنگ کے دوران, اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ سلنڈر سے جو ہے وہ بھروائی کے دوران بہت سارے حادثات اس کے علاوہ ہوئے. یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک دن یہ ادھر وادت روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ دکان اڑ گئی اسی کی, ٹھیک ہے, پورا سلنڈر پھٹا اور وہ اڑا کے رکھ دی اس نے آج ہے. آئے روز کے واقعات ہیں, یعنی یہ ایک ایسی ڈینجرس ٹریڈ ہے, ایسا خطرناک. وہی میں نے بتایا کہ یہ احکامات جو ہیں, یہ جو ڈیسیژنز ہیں, یہ بھی آئے روز ہوتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اگر صرف اپنے ایل پی جی جو سلنڈر ہیں ان کی کوالٹی اگر بہتر کر لیں یہ تو حادثات سے بچا جا سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ بریک کا ٹائم بھی ہو گیا. بہت شکریہ زاہد صاحب, عرفان ملک آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, سیلز اور پروموشنز کی طرف چلیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بچت بازار. بچت بازار میں سیلز لگی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس برانڈ ہے جی زارا مین, اور زارا مین پر آپ کو اپ ٹو 50% تک آف ملے گا. اور زارا مین کے بعد دوسرا برانڈ ہے ہمارے پاس فیڈیکس. فیڈیکس پر آپ کو اپ ٹو 50% تک آف ملے گا. مختلف برانڈز پر سیل لگی ہے. سب سے زیادہ سیل زارا مین اور فیڈیکس پہ لگی ہے. جائیں جا کر شاپنگ کریں اور اپنے پیسے بچائیں. ہائپر سٹار اگر آپ جا رہے ہیں تو ہائپر سٹار میں برائٹ مشین واش ہے جی 1 kg پیکٹ, ریٹیل پرائس ہے 290, پروموشنل پرائس 190. آپ 100 روپیز بچا سکتے ہیں. فریشر جوس 1 لیٹر, ریٹیل پرائس 100, پروموشنل پرائس 79. آپ 21 روپیز بچا سکتے ہیں. اور اب اوپن مارکیٹ کا رخ کریں گے. سبزیوں اور پھلوں کی بات کریں گے آج کے بھاؤ میں. آج کے بھاؤ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد خان عبدالی. شہزاد بتائیے گا کہاں پر موجود ہیں آپ اور اوپن مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے؟ کیا مہنگائی میں کوئی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ آجی شہر کی اوپن مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں بدستور جو اضافے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. لہسن کی قیمت میں کم از کم 80 روپے فی کلو گرام تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ٹماٹر ہیں یہ بھی تقریباً 30 روپے فی کلو گرام تک مہنگے ہو گئے ہیں. آج جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نرخ نامہ جاری کیا گیا, اس کے مطابق سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. میں آلو کچا چھلکا 39 روپے, آلو شوگر فری 26, آلو سٹور کا 19 روپے, پیاز 22, ٹماٹر 72, لہسن دیسی 204 روپے, لہسن چائنا جو ہے وہ 235 روپے. اس کے علاوہ ادرک 66, بینگن 55, کھیرا 40, کریلے 55, پالک جو ہے وہ 22 روپے, دیسی ٹنڈے 80 روپے, لیمو جو ہے وہ 66 روپے, میتھی 90 روپے. اس طرح بند گوبھی جو ہے وہ 45 روپے ہے, پھول گوبھی 74 روپے, گھیا کدو 76 روپے, آم جو کچے ہیں وہ 40 روپے, شملہ مرچ کی قیمت 66 روپے, سبز مرچ 43, اروی جو ہے وہ 56 روپے. اس طرح جو بھنڈی ہے وہ 90 روپے, مٹر 141, مولی 17, گھیا توری 53, گاجر چائنا 35, لسوڑے جو ہیں ان کی قیمت ضلع انتظامیہ کی جانب سے 7 روپے فی کلو گرام متعین کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو پھلیاں ہیں وہ 77 روپے اور شلجم کی قیمت ضلع انتظامیہ کی جانب سے 40 روپے فی کلو گرام متعین کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں جو مرغی کا گوشت ہے وہ 170 روپے, تھوک میں یہ زندہ برائلر مرغی ہے وہ 111 روپے اور پرچون میں اس کی قیمت 117 روپے فی کلو گرام ہے. جو فارمی انڈے ہیں ان کی قیمت میں 4 روپے اضافے کے بعد 92 روپے فی درجن کے حساب سے اوپن مارکیٹ کے اندر فروخت کیے جا رہے ہیں. اوپن مارکیٹ کے صارفین کا یہ کہنا ہے کہ سبزیوں کی جو بڑھتی ہوئی تیزی سے قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. ہر سبزی جو ہے وہ تقریباً 100 روپے کے لگ بھگ فروخت ہو رہی ہے, اس لیے جو عام صارف ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہے. اس کی پریشانی کا ازالہ کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہے وہ فعال کردار ادا کریں. جی بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی آپ کا. زینت شاپ پر ناظرین اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں سے بیف آپ کو ملے گا 490 روپے کلو میں اور مٹن ہے 840 روپے میں.
आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 117 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 170 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 92 रुपये दर्जन में, थोक से 90 रुपये और गोरमे में 91 रुपये। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज डायरी। जी, टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास है घोस्टबस्टर्स, जो कि 1:30 बजे और 6 बजे लगी हुई है IMAX 3D में और 2:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। फाइंडिंग डोरी 12:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 और 4 बजे सिनेस्टार में। द लेजेंड ऑफ टार्जन 8:30 बजे IMAX में और रॉयल पाम ऑडी 2 में 8:45 बजे। कॉन्जरिंग 2 10:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 4 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। सुल्तान 8:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में, 2 बजे और 5:15 बजे सिनेस्टार में। सवाल $700 करोड़ का 2 बजे सिनेस्टार में और 11:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में और आइस एज क्लोइन कोर्स 2:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, रॉयल पाम ऑडी 2 में लगी हुई है 5 बजे। और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको। नाज़न और मानसून का मौसम है, तो मानसून में बहुत सी मौसमी बीमारियों के साथ साथ एक सर फहरिस्त जो हमेशा रही है वो है डेंगू। डेंगू के हवाले से आज हम बात करेंगे, उसकी एहतियातों के हवाले से, डेंगू फीवर क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और जब भी हम ये सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं एक बहुत ही क्यूट सी डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, जो कि डेंगू एक्सपर्ट हैं एडवाइजरी ग्रुप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की, और साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ कैंपेन्स करती हैं, मुख्तलिफ जगह पर अवेयरनेस फैलाती हुई नजर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। हमेशा जब भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लोगों को रिमाइंडर देना होता है, आप तशरीफ लाती हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप मुझे बुलाते हैं इसी के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि इतनी दफ़ा हमने अवेयरनेस दी है कि आज तो क्विज हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आज तो मुझे लगता है लाइव कॉल्स लेके उनसे पूछना चाहिए कि क्या समझ आई। बट द पॉइंट इज हमें बार बार रिमाइंडर की जरूरत बिल्कुल, रहती है। हम भूल जाते हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी बिजी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें हेल्दी बनाती हैं हम उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल। सो मौसम बहुत फिजिबल है डेंगू के लिए। बिल्कुल, इतना फिजिबल है, आपने देखा कि हर तीसरे चौथे दिन अब बारिश हो रही है, जहाँ हम एक तरफ खुश भी होते हैं कि गर्मी की हिद्दत में जो है वो शिद्दत में कमी आ गई है, उधर साथ ही जो हमारे हैं वो अलार्म जो हैं वो बजना शुरू हो जाते हैं कि जैसे ही गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा लो होता है और बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और आपको पता है कि ये टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी के लेवल्स मोस्ट फेवरेबल है मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए। और जहाँ मच्छर होते हैं तो हमें सबसे पहले, अब शायद मलेरिया से भी पहले मच्छरों से डेंगू याद आता है। बिल्कुल सही। तो मौसम तो ऐसा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई केसेस आने शुरू हों तो हम फुली प्रिपेयर्ड हों। इसके लिए ये है कि अभी आपको पता है कि जुलाई तकरीबन एंड होता जा रहा है, तो अगस्त वो पीक सीजन है जिसमें केसेस आना शुरू होते हैं। अभी तक कोई केस रिपोर्ट हुआ? केसेस पंजाब पूरे में 53 केसेस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में फ़िलहाल कोई कंफर्म केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। केसेस हमें ज़्यादा पिंडी से ही आ रहे हैं और उस रीजन में आपको पता है कि पहले भी ज़रा ज़्यादा ज़ोर रहा था डेंगू का पिछले 2-3 सालों में। तो 2011 के बाद लाहौर में तो हालात ज़रा अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भूल जाएं। वो होता है ना कि जब एक मुसीबत पड़ती है तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं हर तरफ, फिर आप रिलैक्स होना शुरू होते हैं, फिर आप वो लीन फेज में चले जाते हैं कि नहीं अब तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि द ओनली प्रिडिक्टेबल थिंग अबाउट डेंगू इज़ दैट इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो जब आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो तो एकदम से ये अटैक करता है, और ये पूरी दुनिया में पैटर्न देखा गया कि जिन मुल्कों में बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होने तक है, एकदम से कम बैक किया डेंगू ने, और फिर वो इतना ज़्यादा शिद्दत के साथ आया कि वो उनके लिए काबू करना मुश्किल। बिल्कुल सही। लेकिन थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड यू गाइस जो लोगों को बार बार रिमाइंड कराते हैं ना, एवरीबडी नोज अबाउट डेंगू कि मौसम बारिशों वाला है तो डेंगू आ सकता है, तो वो एक जो कांस्टेंट जो रिमाइंडर मिलता रहता है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जो डेंगू बीमारी है ये एक सोशल प्रॉब्लम है।
हर चीज़ मेडिकली आप डील नहीं कर सकते। मेडिकली आप तब डील करते हैं जब मरीज़ आ गया, लेकिन उससे पहले जितना भी इशू है वो सोशल लेवल का है, और जो सोशल लेवल के इशू है ठीक है भी उन्हें एड्रेस करती है, हम भी वी ऑल्सो प्ले आवर पार्ट अवेयरनेस में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल है वो जनरल पब्लिक का है। अवाम ने खुद अपनी एहतियात करनी है, अपनी बचत करनी है, ताकि ना मॉस्कीटो ब्रीडिंग हो, ऐसी साइट्स को डिस्कार्ड करें जहाँ पे मच्छर जो है वो अंडे दे सकता है और उसकी अफजाइश हो सकती है। एहतियात करें, बाहर जाते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे तो मच्छर आपको नहीं काटेगा और आप डेंगू से बच सकेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो है वो रोल आइडेंटिफाई करें। घर में अगर आप बड़े हैं तो आपने क्या करना है, बच्चे हैं तो उनको किस तरह कन्विंस करना है कि वो सफाई सुथराई का घर में ख्याल करें, हाउसवाइफ हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आउटडोर इंडोर क्या देखें अपने घर के अंदर, किन जगहों का मुआयना करें। मेरा ख्याल है आज तो सिमल आपसे ही पूछना शुरू कर दूं मैं। आप ये सारी बातें कर रही हैं और मुझे वो आपकी सारी पुरानी बातें याद आ रही है कि अच्छा ये करना चाहिए, मुझे एज अ गर्ल क्या करना है, मैंने अपने बच्चों को, आगे बच्चे जो घर के बच्चे हैं मेरे तो नहीं है, उनको क्या सिखाना है। और दूसरा, हमेशा आप एक बड़ी मज़ेदार बात करती हैं कि समर्स हैं और बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चों को एक्टिविटी भी मिल जाती है, आप उनको काम पे लगाएं ताकि फन भी हो जाए और साथ ही साथ लर्निंग भी हो जाए और एहतियात भी हो जाए और आपकी अपनी बचत है। मैंने हमेशा कहा कि गवर्नमेंट ठीक है बहुत एक्टिव है डेंगू में, प्रायोरिटी लिस्ट में है हमारी डेंगू जो है, लेकिन ये गवर्नमेंट की सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। ज़िंदगी आपकी है तो जंग भी आपकी है, और आपकी एक एहतियात से आप बहुत सारे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा कर सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके घर में हैं, आपके महल्ले में हैं। क्योंकि देखें, अगर एक जगह इन्फेक्टेड होती है घर में तो मच्छर तो मोबाइल है, उसने उड़ के साथ वालों के घर में चले जाना। मैं इस घर में, हाँ, मैं इस घर का रिहायशी हूँ, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, चला जाता है। तो फिर ये बहुत एहतियात है कि अपनी भी हिफाजत करें और अपने इर्द गिर्द अपने महल्ले वाले लोगों की भी हिफाजत करें। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या क्या एहतियातें हैं, किस तरह से सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है जहाँ पर मच्छर पैदा हो सकता है डेंगू का और उसको आप कंट्रोल करें। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि थोड़ा साइंटिफिकली अगर बैकग्राउंड से ले तो मच्छर का एक लाइफ साइकिल होता है, और जो फीमेल मॉस्कीटो है एडीज़ जो कि डेंगू मच्छर जिसे अंडे पानी में देती है, सो जो पानी जहाँ भी जिस जगह जमा है उसको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। और ये सफाई पसंद मच्छर है, हमेशा बताती हूँ कि साफ़ पानी में ज़्यादा अफजाइश पाता है। सो जो घर में स्टोर्ड पानी होता है, जैसे आपने गुलदान में फूल सजाए हैं उसमें 5-6 दिन से पानी पड़ा हुआ है, वो फेवरेट साइट हो जाएगी। या फिर आपने कहीं स्टोर पानी करके अनकवर्ड रखा हुआ है तो वहाँ पे मच्छरों की एक्सेस होगी। हमें एक आदत है कि अपना जो कूड़ कबाड़ है वो या बाहर गैराज में फेंक देते हैं या ऊपर छत पे फेंकते हैं। सो वो जो टूटे हुए बर्तन, गमले, पुराने टायर, ये फेवरेट ब्रीडिंग साइट्स होती हैं। जो टायर स्पेशली हैं वो हमने कहीं कोने में फेंके होते हैं या छत पे फेंके होते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा भी पानी जमा हो, एक जो टीस्पून है वो पानी इनफ होता है मॉस्कीटोज को एग लेने के लिए। सो इतना सा भी पानी अगर जमा है तो मच्छर उसमें मॉस्कीटो जो है वो उसमें एग्स जो है वो ले कर सकती है, और वो अपने लाइफ साइकिल में एक जो फीमेल मॉस्कीटो है वो 300 एग्स ले करती है। अच्छा। और उसका लाइफ साइकिल तकरीबन 2 to 3 वीक्स का है। सो यू कैन इमेजिन कि एक मॉस्कीटो से फिर कितने मॉस्कीटोज परवरिश पा सकते हैं। सो आप पानी की जितनी भी साइट्स हैं जहाँ पानी कलेक्ट हो सकता है, टूटे बर्तन हैं, परिंदों के लिए कई दफ़ा पानी ऊपर रखा होता है, उनको खुश्क कर दीजिए इस मौसम में। अगर खुश्क नहीं कर सकते तो उनका पानी हर तीसरे दिन जो है वो चेंज करें, ताकि जो स्टेगनेंट वाटर है उसके ऊपर आके मच्छर अफजाइश ना करे। सही। और फिर बारिशों का पानी जो जमा हो जाता है, यही मैं बताने लगी थी कि जो बारिशों का पानी आपके गमलों में जमा हो जाता है या क्यारियों में खड़ा हो जाता है, या गटर के जो ढक्कन होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा होल हो, वहाँ से हमें बहुत मिलता है। फिर रूम कूलर का मौसम है, गर्मियों में आपको पता है रूम कूलर्स भी इस्तेमाल होते हैं, तो रूम कूलर्स में जो खड़ा रहता है पानी उसके अंदर मच्छर आ जाते हैं। फ्रिज की ट्रे से ड्रिप करता हुआ पानी, एसीज का जो पानी कलेक्ट होता रहता है बाहर, जो आपका यूनिट लगे उसमें से पानी जो गिरता रहता है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा भी पानी जमा हो तो मच्छर उसके अंदर जो है वो अंडे। तो पानी को खुश्क रखिए, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी एहतियात ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द मॉस्कीटोज आपको नज़र आ रहे हैं तो एक तो आप घरों के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बाहर सोते हैं मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छर भगाओ लोशन मार्केट में अवेलेबल है। ये चीज़ें हेल्प करती हैं जो मच्छर मार स्प्रे है, बिल्कुल करती हैं, दुनिया भर में रिकमेंडेड है, डॉक्टर्स रिकमेंडेड हैं, और इसको हर 6 से 8 घंटे के बाद रीअप्लाई करने की ज़रूरत होती है।
जो मच्छर भगाओ लोशन हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, वो जब पानी से इन कांटेक्ट आते हैं तो उनका असर ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपने नहा लिया है या वुज़ू कर लिया है या स्विमिंग की है तो फिर आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत है, वरना 6 से 8 घंटे वो उनका असर रहता है और उसके बाद आप रीअप्लाई करते हैं उसको। अच्छा, कुछ लोगों ने वॉशरूम्स में पानी स्टोर किया होता है, टब्स के अंदर, बाल्टियों के अंदर। सो अक्सर अब ये भी सुनने में आता है कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल दो या इसमें कोई चीज़ डाल दो तो वो जो है वो नहीं, ऐसा नहीं है। उसका तरीका ये है कि उसको कवर्ड रखिए, उसके ऊपर लिड दीजिए। अगर कोई बकेट है उसको कवर्ड रखिए, अगर टब में पानी रखा हुआ है तो उसको ढाँप के रखिए, ठीक है। और दूसरी ये कि हम छोटी छोटी बाल्टियों में या ये बाहर पड़ी होती हैं, लॉन में पड़ी हुई हैं, उसका पानी जमा हो गया या गमला पड़ा हुआ था उसमें जमा हो गया, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉटम अप टॉप डाउन टेक्निक, उनको उल्टा रखिए। उनको सीधा रखेंगे तो उनमें पानी कहीं ना कहीं से कलेक्ट हो ही जाएगा, अगर उनको उल्टा रखेंगे तो उसमें पानी जमा नहीं होगा। हाँ, सो कवर्ड रखिए पानी को और पानी को चेंज करते रहिए, ये मेन बात है। ये मेन बात है। उसके बाद वो अगर फिर भी डेंगू जो है वो पैदा हो जाता है और फिर आपको काट लेता है या डेंगू आपको हो जाता है, सो उसकी क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से पता लगता है? देखिए, एक तो डेंगू की अच्छी बात, अच्छी या बुरी, कि ये 90% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई भी मरीज़ को पता ही नहीं होता। आपको कभी डेंगू हुआ सीमल? नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि मैं आपका डेंगू का टेस्ट करूं तो वो पॉजिटिव हो, क्योंकि कई मरीजों के अंदर कभी कोई कैफियत ही नहीं होती बुखार और जिस्म में दर्द की और उन्हें डेंगू हुआ होता है। लाहौर में 2011 में आपने देखा था, बहुत बड़ी वबा थी, बहुत हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो इफेक्टेड थे, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे। सो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। जिन मरीज़ों में टिपिकल डेंगू के फीचर्स आते हैं उनमें तेज़ बुखार की कैफियत है, वो बुखार जो है वो हाई ग्रेड होता है और कंटिन्यूस होता है, 4-5 दिन के लिए तेज़ बुखार रहता है। बुखार के साथ अगर कोई सी 2 अलामात हों, जिनमें आँखों में शदीद दर्द, सर में शदीद दर्द, जिस्म के पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कोई जिस्म पे निशानात या रैश या जिस्म के किसी हिस्से से खून आना, पेट में दर्द या पेशाब में कमी, सो इस सूरत में आपने फ़ौरन अपने करीबी हॉस्पिटल में जाके बताना है। आप सस्पेक्टेड हैं कि आपको डेंगू हो सकता है, स्पेशली व्हेन द सीज़न इज़ फेवरेबल, जब मानसून पीरियड है। सो फिर हम आपको टेस्ट करते हैं, कॉस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें खून का टेस्ट किया जाता है, जिसमें खून के खुलियों की मिकदार देखी जाती है। उसके मुताबिक फिर फैसला किया जाता है, अगर वो खून के खुलिये कम हैं तो डॉक्टर आपको डेंगू के कन्फर्मेटरी टेस्ट का मशवरा देता है। ये जो टेस्ट हैं ये भी तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और विद इन 24 आवर्स इनका रिजल्ट आ जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रही हूँ, नंबर 1, अगर आपको ऐसी कोई कैफियत है तो प्लीज़ सीक मेडिकल एडवाइस। सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, क्योंकि कुछ अद्वियात हैं जो हम डेंगू में दे सकते हैं और कुछ अद्वियात हैं जो डेंगू में देना मना है। ऐसी अद्वियात जो खून को पतला करती हैं या खून के खुलियों को कम करती हैं, उनसे अगर मरीज़ लेता रहे अपनी मर्जी से या ऑलरेडी किसी और बीमारी के लिए ले रहा है कि अगर टेम्परेचर हो जाए, जिसम में दर्द, बस फार्मेसी पे गए, वहाँ से दवाइयों के नाम बताए और ले ली, नहीं तो फार्मेसी वाले से ही नुस्खा, ये भी एक तरीका शुरू हो गया है कि अच्छा पेट दर्द की दवाइयाँ दे दो भाई या बुखार की दवाइयाँ दे दो। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि किस बीमारी में कौन सी दवाइयाँ। सो मेरा एक मशवरा ये है कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स जो मैंने बताया, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ पब्लिक के लिए, बुखार शदीद हो जो कि थोड़ी मियाद का हो, 2 से 10 दिन की मियाद का बुखार हो, हाई ग्रेड फीवर हो, जिस्म में शदीद दर्द हो, सर में दर्द हो, आँखों के पीछे दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, जिस्म पे कोई रैश हो या जिस्म के किसी हिस्से से खून आए या इसके साथ शदीद मतली और पेट में दर्द की कैफियत हो, सो फ़ौरन हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाइए और टेस्ट करवाइए कि कहीं आपको इनमें से कोई एक भी सिम्टम हो तब भी। बुखार और कोई 2 सिम्टम, बुखार का होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं टेस्ट कराऊं तो शायद वो पॉजिटिव निकल आए और मुझे टेम्परेचर कभी नहीं हुआ, वो टेस्ट ये नहीं है कि वो एक्यूट, वो इस वक्त आपको डेंगू बुखार नहीं है, वो टेस्ट ये शो करेगा कि शायद कभी आपको डेंगू बुखार हुआ था जो कि एसिम्प्टोमेटिक था, जो इतनी माइल्ड इन्फेक्शन थी कि वो अननोटिसेबल चली गई। ठीक है, वो खुद ब खुद ही रिजॉल्व, एक नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज होता है कि बीमारी आती है फिर अल्लाह ताला शिफा दे देता है, आप रिकवर हो जाते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, डेंगू क्या अब भी उतना ही जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी है जो आज से कुछ साल पहले जब इसका अटैक हुआ था और बहुत सी डेथ्स भी हुई थी, बहुत से लोग इससे मुतासर भी हुए थे, कि आज भी उतना ही स्वेयर इसको लेना चाहिए या इसका इलाज जो है वो अब आसान हो गया है?
देखिए डेंगू की जो एक बात है वो ये कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक तो सादा डेंगू बुखार है जिसे हम सिंपल डेंगू फीवर कहते हैं, उससे आज तक कभी खुदा न खास्ता किसी की डेथ नहीं होती है। वो एक सिंपल वायरल इलनेस है जो कि 5-6 दिन का बुखार रहता है, फिर मरीज़ की तबीयत बेहतर हो जाती है और वो रिकवर होकर चला जाता है। लेकिन एक इसकी सीवियर फॉर्म है जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। इसमें मरीज़ के जिस्म में से खून जो है वो नालियों में से रिसना शुरू हो जाता है और ऑर्गन्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें ब्लीडिंग के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और इस मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट होके इलाज की ज़रूरत होती है। इसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर उसको फ्लूइड देना होता है और अद्वियात की हेल्प लेनी होती है। लेकिन कोई स्पेसिफिक एंटी वायरल ड्रग नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि मलेरिया के ख़िलाफ़ आपने क्विनीन का इस्तेमाल किया या बार्टीमेथर, हमारे पास सॉल्ट्स हैं कि ये दवाई मलेरिया की दवाई है या ये दवाई जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटी वायरल ड्रग नहीं है। तो इसकी मैनेजमेंट जो है वो मरीज़ को जज करके होती है। अगर खून की कमी है तो खून देना पड़ता है, अगर पानी की कमी है पानी देना पड़ता है, अगर शुगर कम हो रही है या कैल्शियम कम हो रहा है उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर कम है उसको एलिवेट करने के लिए आपको हर चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा केयरफुल एंड विजिलेंट एंड फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग is required in dengue. सो डेंगू सीवियर उसी फॉर्म में होता है जब आप इसको निगलेक्टेड छोड़ दें कि आप घर में पड़े हैं और आप कहेंगे कोई नहीं ठीक हो जाएगा और आप मेडिकल हेल्प सीखना करें। सो एक मुस्तनिद डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और टाइमली जाइए। अगर आप लेट जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे टाइम निकल गया होता है जो हम चीज़ें पहले मैनेज कर सकते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस हैं। लेकिन इलाज इसका बिल्कुल मौजूद है और इससे रिकवरी बहुत अच्छी है। और मैं बहुत वेरी प्राउडली आई से कि 2011 में जो हम एक ट्रेजिक गुजरे थे, बहुत सारी 300+ डेथ्स थी, उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी केस मैनेजमेंट पे, पेशेंट्स की ट्रीटमेंट पे, हमने ट्रेनिंग कराई डॉक्टर्स की। और मैं अभी इस वक्त इस प्रोग्राम में आने से पहले भी डॉक्टर्स के 100 के ग्रुप को ट्रेन करके आ रही हूँ, जिसमें हम उनको गाइड करते हैं कि मरीज़ अगर आए तो किस सिचुएशन में आपने क्या क्या मैनेजमेंट ऑफर करनी है। सो हम उनको इतना हमने डिसमिनेट कर दिया थ्रू आउट पंजाब इस नॉलेज को कि अब आपको हर शहर में, हर हॉस्पिटल की, हर हेल्थ केयर फैसिलिटी में ट्रेन्ड डॉक्टर्स मौजूद होंगे जो कि डेंगू एक्सपर्ट फोर्स बना लिया क्या डेंगू। जरा देखिए ना, अब आए तो उससे लड़ना तो है ही और हम सबको उसमें अपना जो है वो रोल प्ले करना चाहिए। सो अब इसकी मैनेजमेंट बिल्कुल अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा कट डाउन कर लिया हमने मोर्टेलिटी रेट का एंड देयर इज हार्डली एनी डेथ ड्यू टू अ डेंगू फीवर। शुक्र है बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत हद तक जो है वो चीज़ें कंट्रोल हो गई। अच्छा, आपने कहा कि इसमें कोई एंटी वायरस मेडिसिन नहीं है, जो एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है वो नहीं है डेंगू के लिए। सो क्या कोई वैक्सीन भी नहीं बनाई गई या ऑल ओवर अगर देखा जाए दुनिया में बहुत से ममालिक में डेंगू अभी भी है और हो रहा है, सो उसके लिए रिसर्च तो डेफिनेटली हो रही है? बिल्कुल, आपको पता है कि डेंगू की वैक्सीन के रिसर्च तो कई सालों से जारी है, क्योंकि आप कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनको आप वैक्सीन के ज़रिए अगर प्रिवेंट कर लें तो बहुत ज़्यादा बर्डन को आप कट डाउन कर लेते हैं। डेंगू वाज वन ऑफ देम और सक्सेसफुली जो है वो वैक्सीन एक लॉन्च भी की गई लास्ट ईयर में और अब वो 5 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड वो आजकल जो है इसके ऊपर रजिस्टर करके फिर अपने पेशेंट्स अपने पॉपुलेशन में यूज़ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में फ़िलहाल ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन के फेज़ में है, प्रॉबली इन कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स ये हमारे पास आ जाएगी। और भी बहुत सारी पाइपलाइन में वैक्सीन्स हैं, दुनिया के बहुत से इदारे हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो इसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं और 2-3 वैक्सीन्स पाइपलाइन में हैं जो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स जो है वो भी हमारे सामने मार्केट में आ जाएंगी। सो गवर्नमेंट इज़ वेरी विजिलेंट। वो वैक्सीन के ऊपर भी जो ट्रायल्स, जो पोस्ट एफिकेसी ट्रायल्स होते हैं, एक तो होता है कि आपने लॉन्च करने से पहले जो रिसर्च की और आपने वैक्सीन को लॉन्च किया और उसके बाद कि वैक्सीन लॉन्च हो गई फिर आप डिफरेंट ग्रुप्स में देखते हैं, इसकी सेफ्टी को देखते हैं, एफिकेसी को देखते हैं कि चिल्ड्रन में कैसा इफेक्ट है, ओल्ड एज में कैसा है, कौन सी पॉपुलेशन के अंदर, वाइट रेस के अंदर कैसा है, ब्लैक रेस के अंदर कैसा है, एशियंस में कैसा है, कॉकेशियंस में, क्या वेस्टर्न पॉपुलेशन में। फिर उसकी बहुत सो वो इट इज़ इन द प्रोसेस, वहाँ वो डिफरेंट डाटा आ भी रहा है, गवर्नमेंट भी देख रही है, हम भी अपने तौर पे उसको वैल्यूएट कर रहे हैं कि वैक्सीन के मुतल्लिक हम शायद कोई कुछ खबर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर लोगों को ये लगता है कि मुझे एक दफ़ा डेंगू 2012 में हो गया था तो अब मुझे दोबारा नहीं होगा, या अगर मुझे हो गया तो अब तो मुझे डेफिनेटली दोबारा भी होगा और हर साल होगा। सीमल को सारी पुरानी बातें याद है। डेंगू का मैंने आपको शुरू में पहले बताया था कि डेंगू की 4 डिफरेंट सीरोटाइप्स हैं, 1, 2, 3, 4, जिसे हम डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 कहते हैं। और अगर एक टाइप की वायरस से आपको इन्फेक्शन हो गई है, जैसे सपोज डेन 1 से इन्फेक्ट हो गया है कोई, तो बॉडी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दैट डेन 1 वायरस।
बट यू आर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन फ्रॉम डेन 2, 3 और 4. सो आपको 2, 3 और 4 किस्म से अगर दोबारा इन्फेक्शन हो तो बुखार हो सकता है. तो जिंदगी में आपको 4 दफ़ा डेंगू हो सकता है. अच्छा, कहने की बात यह है, उससे ज़्यादा नहीं. अगर आपको D1 Den 1 हुआ है तो वो दोबारा कभी Den 1 दोबारा नहीं हो सकता. लेकिन जब जो दूसरा आपके सवाल का हिस्सा था कि वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होता है, तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है, यानी कि एक इन्फेक्शन एक दफ़ा किसी को हुई, रिकवर हो गया, दूसरी दफ़ा किसी और डिफरेंट वायरस ने आपको काटा, तो उसमें कई दफ़ा, नॉट ऑलवेज, कभी चांसेस होते हैं ज़्यादा सीरियस इलनेस होने के. इसीलिए जो लोग जिनको पहले डेंगू बुखार 2011-12 में हुआ हुआ है, उनको और भी ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए. अब ये ना सोचें कि ये मुझे तो हो गया था, मुझे अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो गुजर चुका हूँ इससे. आप प्रोन हैं कि आपको 2, 3 या 4 डिफरेंट किसी सीरोटाइप से, वो पिछली टाइप से हो सकता है, चांसेस है कि सुबह हो, हाँ वो हो सकता है कि उसमें सेवेरिटी के चांसेस हो. और जो थोड़ी सी एक खतरे की बात है कि पाकिस्तान में अब 4 सीरोटाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं. इनिशियली जब 2011 में हमने आया था तो टाइप 2 का वायरस मोस्टली देखा गया था. पिंडी में भी लास्ट 2 ईयर्स में टाइप 2 ही ज़्यादा देखा गया, लेकिन लाहौर में 2013 में हमें टाइप 3 मिला, और लास्ट ईयर पिंडी में हमें टाइप 1 और 4 के भी कोई केसेस मिले. सो अब नाउ ऑल 4 serotypes are circulating in our environment, so anybody can get infected with any of these serotypes. So हमें एहतियात की 4 टाइप्स हैं और इन चारों से बचना है, और हमारी डॉक्टर्स की टीम तो तैयार है हमें बचाने के लिए. आप लोगों को अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि जब तक इनफरादी जिम्मेदारी हम अदा नहीं करेंगे बहैसियत शहरी, और फिर उसे अपनी सेहत के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आप सेफ रखेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है इस बीमारी से लड़ना. सो अपना किरदार ज़रूर अदा करें. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर. वेलकम बैक नाज़रीन. हम बात कर रहे थे डेंगू पर, और डेंगू के साथ साथ मौसमी बीमारियां और भी हैं जो आजकल अटैक करती हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, एहतियातें क्या होती हैं, उन पर बात करेंगे. क्योंकि बरसाती मौसम है, और बरसाती मौसम में कुछ बीमारियां जो अखबारों के एड्स पढ़ के या रिसर्च से मुझे, मेरी नाकिस जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास खुद होती है, उसमें मुझे पता है कि ये होती हैं. लेकिन डॉक्टर साहब मौजूद है तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, उन्हीं से जानेंगे. डॉक्टर साहब, मौसम बरसात है और इसमें बहुत सी बीमारियां निकल आती हैं. मतलब बरसात के साथ आपको पता है कि जरासीम जो हैं वो ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए फैलने वाली बीमारियां हैं वो बहुत कॉमन हो जाती हैं, जिसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस है, हमारे पास टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर जिसे कहते हैं वो है, हेपेटाइटिस की डिफरेंट वेराइटीज़ A और E ये हमारे पास देखने में आते हैं. फिर इन्फेक्शंस हो सकती हैं अगर आप सफाई सुथराई का ख्याल ना रखें, और पसीना आता है और जिस्म के ऊपर इन्फेक्शंस होने के चांसेस, स्किन की इन्फेक्शंस भी हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस हो सकती हैं, पेट की इन्फेक्शंस जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस है, वो मुख्तलिफ वजूहात होता है जिनकी वजह से होता है. सो एहतियात की बहुत ज़रूरत है कि आप बार बार हाथ धोएं, ताकि जो जरासीम खाने पीने की अशिया से मुंह के ज़रिए आपके मिदे के अंदर जाते हैं और तंग करते हैं, उनसे आप बचत कर सकें. हाथ धोने का तरीका भी मैं हर दफ़ा बताया करती हूँ स्टेप्स में. सो हाथ धोइए ताकि बार बार, ताकि वो जरासीम उनसे आप बच सकें. और अगर आपको कोई ऐसी अलामात आ रही हैं जिसमें मतली की कैफियत है, या पेट में दर्द है और पतले पखाने और लूज़ मोशंस की कैफियत है, तो पानी की कमी होने के चांसेस होते हैं. गर्मी का मौसम भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी में हीट स्ट्रोक भी आ जाता है, और अगर उसके ऊपर आपको उल्टी या मतली या पकाने आने की कैफियत हो तो जिस्म में पानी की कमी हो सकती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं. और अगर आपके जिस्म में पानी कम होगा तो जो आपके ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, उनकी सप्लाई मुतासर होती है. आपका जिगर है, आपकी गुर्दे हैं, किडनीज़ और ब्रेन है, हार्ट है, और अगर उनको पूरी ब्लड सप्लाई, पानी ज़ाहिर है ब्लड का एक बहुत मेजर हिस्सा पानी होता है, सो अगर उनकी सप्लाई ठीक नहीं होगी, खून की सप्लाई में कमी होगी, ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से, तो वो अपना फंक्शन ठीक नहीं कर सकते और फिर और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. सो नमकियात और पानी की कमी का ज़रूर ख्याल रखें. स्कंजबीन बना के पी लें, उसके अंदर नमक और चीनी डाल के, वो नहीं जिनको शुगर है लेकिन वो चीनी के बगैर, ताकि नमकियात की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो. बहुत ज़्यादा होता है तो आपको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है. सो आपको अपनी वाटर इनटेक का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और वाटर के साथ साथ नमकियात की कमी का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है. जो टांगों में शदीद दर्द, क्योंकि पसीना जब आपको आता है तो उसमें पानी के साथ नमकियात भी ज़ाया होते हैं,
तो उनके लिए ख्याल रखें। दूसरा, टाइफॉइड बहुत ज़्यादा केसेस एकदम से बढ़ जाते हैं बरसात के मौसम में, बच्चों में खास तौर पर। टाइफॉइड का भी ये है कि ये फूड बोर्न चीज़ों से हमारे पास आता है, कि मुंह के रास्ते या ओरोफिकल रूट जिसे हम कहते हैं, कि खाने पीने की चीज़ों में। तो ये एहतियात कीजिए, अगर आप बाहर खाने के बहुत शौकीन हैं कि वो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो, साफ सुथरा हो। जब अच्छा होता है तो हमें पकौड़े समोसे और हम बाज़ारों का रुख करते हैं, कीमे वाले नान याद आ जाते हैं, या इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो एहतियात ज़रूर करनी है। और अगर आपके कोई सवाल है मौसमी बीमारियों के हवाले से, आप पूछना चाहते हैं, कोई सिम्टम्स आपको फील हो रहा है कि ये कहीं प्रॉब्लमैटिक लग रही है या ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर गई है, उसमें क्या इशू है, आप डॉक्टर साहबा को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नंबर आपको मैं बताते चलूँ, हमारा नंबर है जी 0423-540-7233। इस पर कॉल करें और बराह रास्त आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो जहन में सवाल पैदा हो रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट आपसे डायरेक्ट जो है वो पूछ लें और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और वो हमेशा कहते हैं ना, फिर लोग घबराते भी हैं कई दफ़ा सवाल करने के, तो हम कहते हैं देयर इज़ नो स्टूपिड क्वेश्चन, जो भी आपके जहन में बात आए वो ज़रूर क्लियर कर लीजिए, वरना वो आपका फिर एक गलत कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है और फिर आप उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ज़रूर क्लियर कर लेना चाहिए आपको किसी मेडिकल प्रोफेशनल से कि अगर मुझे ऐसा हो रहा है तो मुझे किसी इलाज की ज़रूरत है, कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है, कोई दिखाने की ज़रूरत है। वैसे बेसिकली बीइंग अ फिजिशियन मैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन के बड़े खिलाफ हूँ। टेलीफोन पे हम आपको गाइड ज़रूर कर सकते हैं, हम आपका इलाज नहीं कर सकते। इलाज मरीज का होता है, लेकिन अगर किसी को कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और आप अगर बैठकर उनको कह रही हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, डॉक्टर के पास वो घर वालों की नहीं सुनेगा, वो आपकी सुन लेगा। डॉक्टर के पास जरूर जाइए और आप अपनी बीमारी डिस्कस कीजिए। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको ये हो सकता है, ये टेस्ट करा लीजिए, इस डॉक्टर को दिखा लीजिए, ताकि अपना मुआयना करा के आप इलाज और तशखीस के बाद इलाज करा सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जितनी बीमारियां हम बात कर रहे हैं, टाइफाइड और गैस्ट्रो खास तौर पर, बच्चों के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं और स्पेशली इस मौसम में। हाँ, बच्चे, मैं आपको बताऊं कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस होती हैं, बहुत छोटे बच्चे और बहुत बूढ़े लोग, उनकी इम्यूनिटी ऐसी होती है दैट दे आर मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस, उनको इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर बच्चों में आपको पता है कि वो तो छोटे हैं, उन्होंने नहीं बताना कि क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने बस रोना ही होता है। बिल्कुल। सो उनके पेट में दर्द है या उनके सर में दर्द है या उनके खांसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यू हैव टू एग्जामिन एंड जज देम। लेकिन अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस आपको पता चल ही जाता है कि उल्टी की कैफियत हो रही है या बच्चों को लूज मोशन आ रहे हैं, तो बच्चों में गैस्ट्रोएंटराइटिस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी प्रेशियस लाइव्स दे आर लॉस्ट ड्यू टू गैस्ट्रोएंटराइटिस इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। सो बच्चों में अमवात की एक बड़ी वजहों में से दस्त और सहाल की बीमारी है। सो इसको ज़रूर सीरियसली लें। इसको ऐसा मत अपने पानी का इंटेक पूरा कर सकते हैं ना, वो बता सकते हैं, किसी और ने उनको पूरा करना है। सो बड़ों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी और बेसिकली माओं की ही फिर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो ख्याल रखें कि उनकी इंटेक कैसी है, वो दूध ठीक पी रहे हैं कि नहीं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी दूध की इंटेक ठीक है। अगर बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है, इरिटेबल है, दूध नहीं पी रहा और हर वक्त रोए जा रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि जी उसका मूड ख़राब है, उसको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल। तो उसको ज़रूर चेक करवाना चाहिए। और फिर वही कि ORS का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, उसको पानी में बना के रख लीजिए और वक्फे वक्फे से देते रहें। अगर कोई सिम्टम्स नज़र नहीं भी आ रहे और माएँ अक्सर वैसे भी ORS पिला रही होती हैं कि एक दिन में एक फीडर या थोड़ा सा पिला दिया, ताकि बहुत नुकसान नहीं है उसका, लेकिन एहतियाती तौर पे गर्मियों के मौसम में आप पिला सकते हैं। लेकिन वो नमक और पानी ही है बेसिकली। सो वो उसकी जो नमकियात की या पानी की कमी गर्मी की वजह से है, उसको भी वो पूरा करने में मदद दे सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, लाइन पर हमारे साथ साइमा मौजूद है, कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पेशेंट हो घर में और उसका इलाज हो रहा है या मतलब घर में वो मैनेज हो रहा है किसी न किसी हद तक, तो कितनी देर तक उसके जो से अटेंड कर रहे हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए और पेशेंट कितनी देर तक कंटेजियस रहता है? ये कौन सी डिजीज की बात कर रही हैं आप? जी डेंगी फीवर। अच्छा, डेंगी फीवर की बात कर रही हैं। साइमा, थैंक यू सो मच। जी, मैं बता रही थी कि डेंगी का मरीज जब तक बुखार की कैफियत में होता है तब तक वायरस उसके जिस्म में मौजूद होता है। सो वो कंटेजियस तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि ये छूत से या एक आदमी से दूसरे आदमी को लगने वाली बीमारी डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं होती। अगर एक मच्छर उस सराउंडिंग में है और उसने एक इन्फेक्टेड बंदे को काटा है और अगर वही मच्छर उस घर में किसी और को इन्फेक्ट हो सकता है, तो यानी कि इसका जो वायरस है वो मच्छर के जरिए ही ट्रांसफर हो सकता है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता।
सो कंटेजियस जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना शायद ठीक नहीं है, लेकिन जो वो इन्फेक्टेड है बंदा वो उस वक्त तक है जब उसे बुखार की कैफियत है, और बुखार आम तौर पे 5 से 6 दिन का होता है। सो इनिशियल 5-6 डेज ऑफ इलनेस एहतियात की बहुत ज़रूरत है। अब लोगों में एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मुझे तो डेंगू हो गया, अब मुझे एहतियात की क्या ज़रूरत है, अब मैं क्यों लगाऊं मॉस्किटो रिपेलेंट, या मैं क्यों मच्छरदानी का, अब तो मुझे हो गया डेंगू। बट उनको और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि वो पोटेंशियल सोर्स है इन्फेक्शन का किसी और को फैलाने के लिए। सो अगर वो मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं लगाएंगे या मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मच्छर उनको एक्सेस करेगा, उनको बाइट करेगा और किसी और को बाइट कर लेगा। और वो नॉर्मल मच्छर भी अगर बाइट करेगा तो वो भी नॉर्मल मच्छर नहीं कर सकता। मच्छर की बहुत सारी वेराइटी हैं। एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू का वेक्टर है, और मैंने आपको बताया था कि ये मच्छर दूसरे मच्छर जो आम मच्छर हम देखते हैं उससे ज़रा सा फ़र्क है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और ह्यूमन आई से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेक्ट कर सकते हैं। लोग देखते हैं चोर मच्छर या ज़ीब्रा मच्छर भी इसे कहते हैं, बिकॉज इसकी टांगों के ऊपर वाइट लाइंस या स्पॉट्स होते हैं, तो ये आपको नजर आ जाता है। और फिर मैं बताती होती हूँ कि मच्छर आपने ढूंढना कहाँ है। बताएं सीमल, आज आप बताएं मच्छर आपने ढूंढना कहाँ है। मच्छर ढूंढना कहाँ है और कहाँ पे मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। ये तो हमने क्विज शुरू कर दिया, एंड आई थिंक दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। रुखसाना जी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल बताइएगा डॉक्टर साहब से, क्या पूछना? मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि मैं ये इस पूरे एक वीक से ना मेरा जो है ना मुझे स्टमक की प्रॉब्लम हुई है, पेट की, और मैं इलाज भी करवा रही हूँ, ड्रिप वगैरह भी लगवाई है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा उसका। तो कहीं ये डेंगू की अलामत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रुखसाना जी। पेट ख़राब है, इलाज भी करा रही हैं। अच्छा, इनके सवाल से मुझे एक और सवाल याद आ गया जो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन फ़िलहाल हम इनका जवाब देते हैं। अगर आपको पेट में दर्द है और साथ दस्त भी आ रहे हैं, तो एक तो आपको कोई पेट की इन्फेक्शन लगती है, तो उसके लिए आपको शायद एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, जो कि वो अभी आप इलाज भी करा रही हैं। ड्रिप किसी चीज़ का इलाज नहीं होता। एक हमारा क्वेश्चन, दिस वाज माय क्वेश्चन। जब भी बीमार होते हैं, वीकनेस होती है, पेट खराब होता है, फौरन डॉक्टर के पास जाके ड्रिप लगता है कि ये ड्रिप तो शायद कोई मैजिक एनर्जी का कोई सोल्यूशन है जो बॉडी के अंदर चला जाएगा। ड्रिप की आपको तभी ज़रूरत होती है जब आप मुंह से कुछ खा पी नहीं सकते, या आपका ब्लड प्रेशर इस हद तक कम है कि आपको बाहर से जल्दी से ब्लड प्रेशर को या पानी की कमी को पूरा करने की ज़रूरत है। जो लोग मुंह से खा पी सकते हैं, जिन्हें उल्टी या मतली की कैफियत नहीं है, मैं हमेशा एनकरेज करती हूँ ओरली लीजिए, ठीक है। ओरल का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। एक तो ड्रिप में एक सुई भी लगनी है, उसके ज़रिए भी आपको ड्रिप जानी है, इंतज़ार भी करना है। आप अपनी कन्वीनियंस पे मुँह से खाए पिए, कोई मैजिक सोल्यूशन उसके अंदर, कोई एनर्जी के टीके नहीं होते जो ड्रिप सिंपैथीज मिलेंगी अगर ड्रिप लग जाएगी तो। वो एक कॉन्सेप्ट है जो बड़े ख़ास तौर पर, मतलब मुझे याद है मेरी दादी कहती होती हैं अक्सर, अच्छा ये बीमार होगी इसको ड्रिप लगवाने ले जाओ। सो वो ड्रिप का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक क्लियर करने की। अगर आपका पेट का मसला इशू सॉल्व नहीं हो रहा तो एक पखाने का टेस्ट करा के देख सकती हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और खून का टेस्ट कराइए ताकि हम सेल काउंट्स देख के देखें कि आपको इन्फेक्शन किस किस्म की है, और फिर उसके मुताबिक आपको अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो वो हम एडवाइस कर सकते हैं। और पानी की कमी का जैसे पहले बताया उसका ख्याल रखिए, मुंह से पानी पीजिए, ORS का सोल्यूशन बना लीजिए, नहीं तो स्कंजबीन बना के वो इस्तेमाल करें। ड्रिप्स जो है वो हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। और अभी आपने मेरे से एक सवाल पूछा था, मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्रिज की ट्रेज में, क्योंकि वो मैं खुद क्लियर करती हूँ तो मुझे अक्सर याद रहता है कि अच्छा फ्रिज की ट्रे जो है वो कूलर का मतलब अभी मौसम चल रहा है, जो एयर कूलर होता है उसको साफ़ करें। फिर जहाँ पे आपने अपना कूड़ कबाड़ फेंका हुआ है, चाहे गैराज में है, पीछे NXE में है, आपने छत पर कहीं फेंक दिया है, ख़ास तौर पर टायर, उसको तो निकाल ही देना घर से, जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो फेंक दें। वो उसको श्रेड करके जो है वो, अब गवर्नमेंट ने ये स्कीम भी शुरू की है कि जितने पुराने टायर्स हैं उनको रैप करके रखते हैं या उनको श्रेड कर दें। बिल्कुल, कि पानी वहाँ पर खड़ा ना। और आज जो मैंने एक नई चीज़ सीखी जो मुझे पहले इस तरह से नहीं पता थी, कि एक छोटा सा भी पानी, मतलब 1 टीस्पून पानी भी कहीं गिरा पड़ा है, उसमें भी डेंगू मच्छर जो है वो पैदा हो सकता है। अच्छा, ये तो हमने देखना है जहाँ मच्छर ने अंडे देने हैं, पानी वाली। वैसे मच्छर कहाँ पाया जाता है? वैसे मच्छर साफ पानी में, साफ ये मैं आपसे पूछूंगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आसमा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल बताइएगा। मेरी बेटी के ना मैंने बात करनी थी। मेरी बेटी के ना पेट में काफी अरसे से पेन है, बहुत ज्यादा होती है, खाना भी नहीं वो खाती ठीक से। उनकी उम्र कितनी है आसमा? वो 11 ईयर की है। 11 साल की। ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक तो आप देखिए कि उनके पेट में कहीं कीड़े तो नहीं है।
बिकॉज अगर कीड़े हों तो कई दफ़ा बच्चे बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन की भी कंप्लेंट करते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, तो कीड़ों के लिए डीवर्म कर सकते हैं, आसान सा इलाज है, टैबलेट एक दफ़ा देनी होती है और वो डीवर्म हो जाता है। एक कर लीजिए स्टूल से टेस्ट हो जाता है कीड़ों का, वैसे नेकेड आई से भी कई दफ़ा नज़र आ जाते हैं, एहतियात से देखिए जब वो स्टूल पास करती हैं, और टेस्ट भी करा सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर डीवर्म करने के बावजूद भी उनका पेट का इशू सेटल नहीं हो रहा, तो देखिए कि उन्हें कोई पेट की इन्फेक्शन ना हो, उनकी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखें। घर में पका हुआ खाना सबसे हाइजेनिक खाना होता है, बिकॉज वो आप खुद अपनी सुपरविजन में बनाते हैं, वो इस्तेमाल कीजिए, पानी उबाल के इस्तेमाल कीजिए, और अगर बेहतर नहीं हो रही तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल सही। डॉक्टर सामिया, ब्रेक आ गई है और टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन देखा मुझे रिमाइंडर चाहिए होता है और मुझे भूल गया कि पानी के अलावा कहाँ पर होता है मच्छर। वो पानी के अलावा मैंने बताया था कि ये चोर मच्छर होता है, तो ये पर्दों के पीछे, सोफों के नीचे और डार्क और शेडी एरियाज के अंदर। बिल्कुल सही। मेरे साथ साथ अब आपको भी ये हमेशा याद रहेगा और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और अब आई थिंक इट्स अ नोबल कॉज जो आप इंफॉर्मेशन, जो अवेयरनेस लोगों को दे रही हैं, ये इलाज से भी बेहतर है, क्योंकि इलाज से बेहतर एहतियात है, और एहतियात के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। और अब शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। साल में मेरा शहर लाहौर में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? और आज का हमारा टॉपिक लाहौर चिड़ियाघर, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर लाहौर का। जी, एशिया का बड़ा और पहला जो है वो चिड़ियाघर है ये लाहौर का। तो इसकी इब्तदा इस तरह से हुई कि यहाँ लाला मेला राम एक लाहौर के अंग्रेज़ दौर में एक रईस थे, उनकी ये सारी प्रॉपर्टी थी, और उस प्रॉपर्टी में ज़री ज़मीन थी सारी, और उसमें उन्होंने एक जानवर खाना बनाया हुआ था जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ था मकान जानवर खाना लाला मेला राम। तो उस जगह पे जो चिड़ियों की तादाद वो दूसरे यानी तोते और मोर या और जो जानवर रखे हुए थे उनकी निस्बत ज़्यादा थी, और क्योंकि चिड़िया चहचहाती थी तो गुजरने वाले लोगों को जो आवाज़ आती थी उस निस्बत से लोगों ने इस जगह का नाम चिड़ियाघर मतलब कहना शुरू कर दिया, और वही नाम जो है वो मकबूल हो गया और वही नाम पड़ गया इस मकान जानवर खाने का। तो इस लिहाज से जितने भी बरसगीर पाको हिंद में जो मकान जानवर खाने बने, यानी इब्तदा जो है वो इसी से हुई, और इसका नाम इस तरह से चिड़ियाघर मशहूर हो गया। और अब तक कहीं पर भी ज़ू होता है तो उसको चिड़ियाघर, तो उसका नाम जो है वो चिड़ियाघर ही पड़ जाता है। बिल्कुल सही। तो इस तरह से इसकी आहिस्ता इसमें कैसे जानवर किस तरह से आए? आहिस्ता फिर इसमें जानवरों का इजाफा होता गया, और बाद में फिर लाहौर म्यूनसिपलिटी को 1872 में लाला मेला राम ने ये अतिया कर दिया था कि बल्दिया लाहौर को दे दिया था ये मकान जानवर खाना। तो बल्दिया के कंट्रोल में आने के बाद फिर इसमें मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट की गई, और इसमें मज़ीद जानवरों को लाया गया, और उनमें लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान जब बना है उस वक़्त तक हाथी चिड़ियाघर में नहीं था। और दूसरे जानवर जो है वो किसी ने, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब थे उनके बेटे ने एक रीछ हथिये में दे दिया, किसी रईस ने कोई चीज़ दे दी, किसी ने कोई इस तरह से पालतू अपनी चीज़ें दी। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो यहाँ जो जानवर आए वो डोनेशन मतलब थे और डोनेट किए गए। तो इस तरह से इसमें जो जानवरों की तादाद बढ़ती गई, और बाद में फिर कुछ चीज़ें जो है जानवर वो बाहर से ख़रीदे गए, मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ लाए गए। तो इस तरह से ये एक पूरा जो है वो चिड़ियाघर एक मुकम्मल जो है वो एक तफरीगा। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो ज़्यादा जानवर इसमें जो है वो शामिल किए गए? जी, हाथी भी जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ आया, और एक जो इस वक्त, पहले उस वक्त मिंटगुमरी था वो डिस्ट्रिक्ट, अब ज़िला पाकपतन में आ जाता है। चक बेदी एक गांव है, वहाँ सिख ख़ानदान के बेदी एक उनकी एक कास्ट है, उनके नाम पे ही वो गांव है। तो उस बेदी ख़ानदान का एक हाथी जो था वो पाकिस्तान जब बना पार्टीशन के वक्त, वो साथ नहीं लेके गए थे तो वो वहीं रह गया था। तो वो हाथी जो है पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर ज़ू को डोनेट कर दिया गया, और पहला जो हाथी था वो वही जो है वो यहाँ आया। बिल्कुल से। फिर ओवर द ईयर्स उसके बाद फिर हाँ वो चलते गए, और मज़ीद जो है वो यहाँ लाए जाते गए मुख्तलिफ ममालिक से भी फिर जानवर। और अब तो ये कि ना सिर्फ पाकिस्तान का तो खैर है, अब भी ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, दूसरे शहरों में भी बने, लेकिन लाहौर चिड़ियाघर
کا جو ہے ماڈل رہا اور اس جیسا دوبارہ، اور اب تک جو ہے وہ پورے پاکستان سے جو لوگ سیر کے لیے لاہور آتے ہیں وہ لاہور چڑیا گھر کا وزٹ ضرور کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو اور سب سے زیادہ رش جو ہے ان کے لیے بھی فیوریٹ جگہ ہے جی تاریخی مقامات کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے تفریح گاہوں میں سب سے زیادہ رش جو ہے اب بھی وہ چڑیا گھر. ابھی عید کے دنوں میں اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے بچوں کے ساتھ چڑیا گھر کی سیر کرنے، تو وہ جو ایک چارم ہے چڑیا گھر کا وہ ختم نہیں ہوا. پھر یہ کہ آئندہ پھر دور میں جس طرح سے جانوروں کی تعداد بڑھتی گئی، ان کے جو رہائشی جو جگہ بنائی گئی ان کو مطلب وسعت بھی دی جاتی رہی، اور اس لحاظ سے ان کی تمام چیزوں کا روشنی، ہوا، چیزوں کا خیال رکھا گیا، اور جو پرانے جو مکانات ان کے بنائے گئے تھے جانوروں کے ان کو اثر نو تعمیر کر کے بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اب تو اس کو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر جانور کی ہسٹری اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر مینشن ملتی ہیں جو آپ کو سیکھنے میں مدد دیتی ہیں. بہت شکریہ راؤ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل سے ان ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.